यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। बीएड सेकेंड ईयर जो एग्ज़ाम अभी 2 सितंबर से होने वाले हैं, सबसे पहला पेपर आपका होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिक्षण के प्रतिमान। आज हम लोग समझेंगे कि शिक्षण के प्रतिमान होते क्या हैं। शिक्षण के प्रतिमान शिक्षा में हमको किस प्रकार से या शिक्षण में हमको किस प्रकार से सहयोग प्रदान करते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए वो उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे वो शिक्षण के प्रतिमान के ऊपर कि शिक्षण का प्रतिमान होता क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जिसको ज़रूरत हो, जो भी बीएड सेकेंड ईयर में हो, जो एग्ज़ाम देने जा रहा हो, उसके पास तक आप ज़रूर इसको शेयर करिए, उसके काम ये आ सके ये वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक भी करिए। आइए चर्चा करते हैं शिक्षण के प्रतिमान पर कि शिक्षण का प्रतिमान होता क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि प्रतिमान क्या होता है। मॉडल, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मॉडल या मॉड्यूल बोलते हैं, मॉडल या मॉड्यूल। तो मॉडल या मॉड्यूल होते क्या है। जैसे हमने देखा है एक ग्लोब को आपने देखा होगा। ग्लोब जो है वो पूरी पृथ्वी का एक मॉडल है, उसी को हम कह सकते हैं कि प्रतिमान है, मॉडल है। पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसको हम ले जा कर के किसी को दिखाना हो तो ले जा कर के दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हम उसके मॉडल का यूज करते हैं जो एक ग्लोब के रूप में होता है। और ग्लोब कहीं भी आसानी से ले जा करके किसी के पास सुविधाजनक रूप में उस तक पहुंचाया जा सकता है और उससे हम पृथ्वी के बारे में तमाम जानकारियों को हम इकट्ठा कर सकते हैं और पृथ्वी के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो पृथ्वी ले जाना जो कठिन काम है, ले ही नहीं जा सकते, असंभव काम है, उसी को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करके हम दूसरों तक ले जा करके सुविधाजनक रूप में ले जा करके हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी के बारे में जो कुछ हमको जानकारी लेनी है वो ले सकते हैं। अब आइए शिक्षण पे। शिक्षण प्रतिमान क्या होता है। तो वहाँ पृथ्वी के बारे में जानकारी के लिए हमने एक मॉडल बनाया, एक हमने मॉड्यूल बनाया। यहाँ शिक्षण करने के लिए मानव स्वभाव से ही बहुत ही सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है। कठिन काम से वह भागता है, आसान काम वह करना चाहता है। तो आसान, कोई भी काम आसान अपने आप नहीं हो जाता, उसको आसान करना पड़ता है। जब हम शिक्षण करने जाते हैं तो शिक्षण करना बहुत ही कठिन काम है। शिक्षण हम कैसे करें, शिक्षण हम किसको करें, शिक्षण जिसको करना है शिक्षण कब करें, कितना शिक्षण करें, ये सारी चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो हमको समझना ये है कि शिक्षण हम किसको दें, जिसको दे रहे हैं वह आसानी से कैसे हमारी बातों को समझ सके और शिक्षण अधिगम की जो एक प्रक्रिया है वो पूरी प्रभावशाली रूप में चल सके। तो उसके लिए भी हमने एक मॉडल बनाया कि उसी मॉडल पर चल करके हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकते हैं। उस मॉडल पे चलेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होगी। और पहले से ही अगर हम नियोजन कर लेंगे, मॉडल का मतलब नियोजन पहले से है हमारा। जब हम कोई काम पहले से नियोजित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वह काम हमारा सफल होता है। तो पहले से नियोजित भी रहेगा और एक रास्ता बना रहेगा, उसी रास्ते पे चल करके हम अपना काम करेंगे तो आसान होगा। और यही अगर हम शिक्षण के क्षेत्र में करते हैं तो इसी को शिक्षण का प्रतिमान कहा जाएगा कि शिक्षण हम करें कैसे कि हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली हो। तो इसके लिए जो एक खाका हम तैयार करते हैं, वही खाका जो होता है वो शिक्षण के प्रतिमान कहलाता है। आप जानते हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में अभी तक कोई ऐसा सिद्धांत नहीं हुआ है कि जिससे सभी विषयों की टीचिंग की जा सके कि एक सिद्धांत ये है और इसी सिद्धांत के अनुसार ही सब कुछ शिक्षण करना है। ऐसा नहीं हो। शिक्षण के आप पढ़े होंगे, तमाम सिद्धांत पढ़े होंगे, लेकिन एक सर्वमान्य सिद्धांत अभी तक नहीं आया है। और जब सर्वमान्य सिद्धांत नहीं आया है तो निरंतर हम खोज करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा सिद्धांत मिल जाता
कि जो कुछ भी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें उस सिद्धांत का उपयोग हम कर लेते, उसका प्रयोग हम कर लेते, शिक्षण हमारा आसान हो जाता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी प्रभावशाली हो जाती। उसके खोज में हम लगे हुए हैं। तो जब हमारे पास कोई ऐसा शिक्षण सिद्धांत नहीं है कि जिसका प्रयोग हम हर जगह कर सकें, तो जो हमारे पास सिद्धांत है उसके अनुरूप हम शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि शिक्षण सिद्धांत बहुत प्रकार के हैं, बहुत सारे हैं। हमने एक बच्चे को क्लास में पढ़ाया, बच्चों को नहीं समझ में आया, हमने कोई दूसरा तरीका लगा लिया, उस तरीके से बच्चों को समझ में आ गया, तो हमारा वो एक सिद्धांत बन गया। हमने एक अपना लिया कि इस प्रकार से अगर हम शिक्षण करते हैं तो बच्चों को नहीं समझ में आता है, अगर बच्चों को हम इस तरीके से पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में आ जाता है। हमने अपने दिमाग में बैठा लिया, हमने सिद्धांत बना लिया कि इस तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो ये तो हो गया सिद्धांत, लेकिन अभी तक कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है कि एक ही सिद्धांत उठा करके हम सभी विषयों के शिक्षण पे उसको लगा दें। तो इस प्रकार से जो हमको एक रास्ता बताता है, एक खाका हम तैयार करते हैं कि किस प्रकार से शिक्षण किया जाए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार से प्रभावशाली हो सके, उस सिद्धांत के निर्माण में हम किस प्रकार से कार्य कर सकें, यही सारी चीजें जो है वो शिक्षण के प्रतिमान कहलाती हैं। तो शिक्षण का प्रतिमान का मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाना, एक ऐसा प्रयास करना कि जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली हो सके। और जो हम इसके लिए एक खाका तैयार करते हैं, वही खाका जो होता है वो शिक्षण के प्रतिमान कहलाता है, शिक्षण के मॉड्यूल कहलाता है, शिक्षण का मॉडल कहलाता है। तो ये शिक्षण हो गया, शिक्षण का प्रतिमान हो गया। इसके बाद शिक्षण प्रतिमान का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य जो होता है कि कक्षा का जो वातावरण होता है उसमें किस प्रकार से हम सजीवता लाएं। आप देखते होंगे कि जब हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो व्याख्यान विधि में होता क्या है, टीचर तो खड़ा होकर के अपना व्याख्यान देता रहता है, उस तो क्रियाशील है, लेकिन बच्चे चुपचाप कमरे में बैठ करके, क्लास में बैठ करके सुनते रहते हैं और धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं, सो जाते हैं क्लास में। तो वो क्लासरूम सजीव नहीं माना जाता। सजीव वह क्लासरूम माना जाता है जिसमें शिक्षक पढ़ाता है और उसके बाद शिक्षक और छात्र में कंटिन्यू अंतःक्रिया होती रहती है। शिक्षक ने प्रश्न किया, छात्र ने बताया, छात्र ने प्रश्न किया, शिक्षक ने बताया, ये अंतःक्रिया जो चलती रहती है उस कक्षा को हम सजीव कहते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक क्लासरूम को, एक कक्षा के वातावरण को प्रभावी एवं सजीव, रुचिकर बनाने के लिए एक ऐसी रूपरेखा तैयार करना कि जिससे शिक्षण के सिद्धांत के लिए एक परिकल्पना तैयार हो सके और उस परिकल्पना पे काम किया जा सके। प्रतिमान शब्द का प्रयोग जो होता है वो आदर्श के रूप में किया जाता है। आदर्श का मतलब होता है कि जिसके पीछे चल करके, यानी जिसके का अनुसरण कर करके, जिनका अनुकरण करके हम उनके बारे में हम समझते हैं और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको हम सीखने का प्रयास करते हैं, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। आदर्श का मतलब क्या कि जिनके जैसा हम बनने का प्रयास करते हैं वही हमारे आदर्श होते हैं। तो यह एक आदर्श होता है, प्रतिमान एक आदर्श होता है और उस आदर्श पे चलने का काम सीखने वाला करता है। तो मॉड्यूल भी एक आदर्श होता है और उसी मॉड्यूल पे चल करके, उसी प्रतिमान पे चल करके एक शिक्षक अपने जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसको नियोजित करने का प्रयास करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। ये है शिक्षण के प्रतिमान। B.R. जुवाइस ने क्या कहा है इसके बारे में, शिक्षण प्रतिमान के बारे में? इसको समझते हैं कि शिक्षण प्रतिमानों में विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट परिस्थिति का उल्लेख किया जाता है, जिसमें छात्र व शिक्षक मिलकर इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। शिक्षण प्रतिमान विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि जब हम शिक्षण करने जाते हैं तो कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम तमाम उपाय करते हैं। शिक्षण विधि अपनाते हैं, शिक्षण प्रविधि अपनाते हैं, शिक्षण सूत्र अपनाते हैं, शिक्षण सिद्धांत अपनाते हैं, जो तमाम सारी की एक्टिविटी होती है उसको करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि वही जो शिक्षण उद्देश्य हमने निर्धारित किया है उन्हीं शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए,
तो शिक्षण प्रतिमान भी उन्हीं शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, यानी वह आपके शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है, सहयोग करता है। यह शिक्षण प्रतिमान का कार्य होता है। तो शिक्षण प्रतिमान का ये अर्थ हो गया। शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो शिक्षण प्रतिमान की विशेषताओं के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो सबसे पहली विशेषता कि शैक्षिक शिक्षण प्रतिमान जो होता है वो एक ऐसा शैक्षिक वातावरण तैयार करता है जिसमें विभिन्न विधियों का पर प्रकाश डाला जाता है। तो वह एक विधि बताता है कि हम किस रास्ते पे चल करके, किस विधि से कार्य करके हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यह एक रास्ता बताने का काम करता है, शिक्षण उद्देश्यों तक हमको पहुंचाने का काम करता है। दूसरा है कि यह शिक्षण एवं अधिगम के लिए उपयुक्त एवं विशिष्ट रास्ते को बनाता है। तो रास्ता तो ये तैयार करता है, उसी रास्ते पर चलना होता है एक टीचर को। जब उस रास्ते पे टीचर चल के काम करता है तो उसको अधिक से अधिक उसके जो उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति उसको हो पाती है। तीसरा है शिक्षण प्रतिमान छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य अंतःक्रिया को निर्देशित करते हैं। शिक्षण प्रतिमान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम रुचिकर हो, क्लासरूम में सजीवता आए, जिससे छात्र और शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और क्लास सजीव बना रहे, तभी शिक्षण अधिगम प्रभावशाली माना जाएगा। चौथा है इसके द्वारा शिक्षक को सही विधियों, युक्तियों आदि को चयन करने में मदद मिलती है। जब हम अपने टॉपिक का चुनाव कर लेते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद जब हम सोचते हैं कि इसको किस प्रकार से पढ़ाया जाए, तो वहाँ पे हमारे शिक्षण प्रतिमान जो है हमको काम आते हैं। और ये वहाँ ये चुनाव करने में कि हम कौन सी युक्ति लगाएं, कौन सी शिक्षण विधि इसमें लगाएं, किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करें, ये सारी चीज़ें चुनने में ये शिक्षण प्रतिमान हमारी सहायता करते हैं और हमारा ये सहयोग करते हैं। एक शिक्षक का ये सहयोग करने का काम करते हैं। नंबर 5 है शिक्षण प्रतिमान छात्रों की रुचि का विनियोग करते हैं। विनियोग का मतलब होता है निवेश, विनिवेश। तो विनियोग का मतलब निवेश एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो शिक्षण प्रतिमान छात्रों में क्या करते हैं? रुचि का निवेश करते हैं। इसका मतलब उसमें समाहित करते हैं, उनकी रुचियों को डेवलप करते हैं, उनकी आकांक्षाओं को बढ़ाते हैं। तो इससे होता क्या है कि छात्र पढ़ने में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं और ये प्रतिमान उसमें सहायता करते हैं। नंबर 6 है सभी स्रोतों को शिक्षण उद्देश्य तक पहुंचने में यह सहायता एवं निर्देशन देता है। जितने भी स्रोत हम यूज करते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, ये सभी स्रोतों को करता क्या है कि सहायता करता है और निर्देश देता है। कौन? शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान जो होता है यह सबको सहयोग प्रदान करता है अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए। नंबर 7 है प्रत्येक प्रतिमान किसी न किसी प्रकार के दर्शन से प्रभावित होता है। जो प्रतिमान को बनाने वाले होते हैं, रास्ता जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से बस्ती जाना है तो बस्ती जाने के लिए तमाम रास्ते हो सकते हैं। आप भानपुर होके भी बस्ती जा सकते हैं, आप सीधा बस्ती जा सकते हैं, आप हनुमानगंज से इसे टर्न करके बस्ती जा सकते हैं, मेहदावल जाके मेहदावल से आप बस्ती जा सकते हैं, आप महाराजगंज जाके टर्न होके गोरखपुर से बस्ती आ सकते हैं। तमाम रास्ते, दूरी कहीं कम कहीं ज़्यादा होगी लेकिन आप पहुँचेंगे बस्ती ही। तो रास्ते तो बहुत हैं जाने के, लेकिन सबसे सुलभ रास्ता हमारे लिए क्या है वही हमको खोजना है। तो ये करता क्या है कि जब कोई टीचर होता है वही या कोई जो प्रतिमान बनाने वाला होता है वह किसी न किसी दर्शन से प्रभावित होता है, तो जो उसके प्रतिमान होंगे वह भी किसी न किसी दर्शन से प्रभावित होंगे। दर्शन का मतलब कि चाहे वो आदर्शवादी होगा, चाहे वो प्रयोजनवादी होगा, चाहे वो प्रकृतिवादी होगा, यथार्थवादी होगा, अस्तित्ववादी होगा, मानववादी होगा या किसी भारतीय दर्शन से प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी दर्शन से तो प्रभावित होगा ही। और जब वह अपने प्रतिमान का निर्माण करेगा तो उस प्रतिमान में भी इसकी छाप जरूर दिखाई देगी, क्योंकि वह उसका जो विचार है वह उससे प्रभावित होता है। नंबर 8 है शिक्षण प्रतिमान सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देते हैं और मानव योग्यता के विकास में सहायता देते हैं। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जब समाज की आवश्यकताओं को हम समझेंगे नहीं तो हम किस प्रकार का शिक्षण करेंगे। समाज की आवश्यकताओं को समझ करके सबसे पहले हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए हम शिक्षण प्रतिमान की व्यवस्था करते हैं।
तो जब हम उस आधार पे, शिक्षण प्रतिमान के आधार पे हम शिक्षण कार्य करेंगे तो निश्चित रूप की समाज की जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होगी, क्योंकि पाठ्यक्रम उसी के अनुरूप तैयार किया गया है और ये मानव योग्यता के विकास में सहायता देता है। नंबर 9 है, यह शिक्षण के तीनों स्तरों नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, यानी शिक्षण पूर्व अवस्था, शिक्षण की अवस्था और शिक्षण की पश्च अवस्था, तीनों को क्या करता है, संतुलित करता है कि हमको किस प्रकार से इसका नियोजन करना है। शिक्षण पूर्व अवस्था में हमको क्या क्या करना है, शिक्षण की अवस्था में हमको क्या करना है और शिक्षण पश्च अवस्था में हमको क्या करना है, इसमें ये संतुलन बनाने का काम करता है। नंबर 10 और लास्ट है, प्रतिमानों का विकास निरंतर अभ्यास, अनुभव, साधना और प्रयोगों के पश्चात होता है। ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए, कोई मॉड्यूल हमने तैयार कर दिया, ऐसा नहीं है। एक मॉड्यूल तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, उसके विकास में हमको निरंतर लगे रहना होता है, तब कोई विकास होता है। चाहे आप खोज ही करने जाते हैं, आप रिसर्च करते हैं तो एक दिन में रिसर्च नहीं होता है, रिसर्च में सालों साल लग जाते हैं। उसी प्रकार से जब आप किसी शिक्षण प्रतिमान को तैयार करते हैं तो एक दिन का परिणाम नहीं होता है, बल्कि उसके लिए काफ़ी समय लगता है। एक दिन में कोई भी शिक्षण प्रतिमान या कोई भी रिसर्च आप तैयार नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिमानों का विकास जो होता है वो निरंतर अभ्यास, अनुभव, साधना और प्रयोगों के पश्चात होता है। निरंतर उस पर काम करना होता है, निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर अनुभव करते हैं, उसके बाद जा करके हम कोई प्रतिमान का विकास कर पाते हैं। तो आज हमने सीखा कि शिक्षण प्रतिमान क्या है, उसका अर्थ हमने जाना, परिभाषा के बारे में हमने सीखा और शिक्षण प्रतिमान की विशेषताओं के बारे में हमने जाना। अब आगे शिक्षण प्रतिमान के कार्य क्या होते हैं और उसके बाद शिक्षण प्रतिमान होते कौन कौन, शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन कौन से हैं, तो आगे कार्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी और तत्व के बारे में, और शिक्षण प्रतिमान कौन कौन से मुख्य हैं। जैसे ग्लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लेजर का बेसिक शिक्षण प्रतिमान 1962 ईस्वी में उन्होंने दिया, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। तो इसके आगे हम आगे की क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।